कल अपन पढ़ चुके रिस्क एंड कंट्रोल्स रिलेटेड टू ईआरपी, ये अपन पढ़ चुके। देन अपन पढ़े थे एडवांटेजेस ऑफ ईआरपी, ये सब अपन पढ़ चुके। आज नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल्स इन एन ईआरपी सिस्टम। ईआरपी में क्या होता है, रोल बेस्ड एक्सेस राइट्स दिए जाते हैं, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल्स दिए जाते हैं। अब ये मतलब क्या होता है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, RBAC, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल्स का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे जो आपको किसी भी चीज के एक्सेस राइट्स, यहाँ पे जो किसी भी चीज की आपको प्रिविलेज दी जाएगी ईआरपी के अंदर, वो आपके रोल को देखते हुए दी जाएगी, आपकी पोजीशन को देखते हुए दी जाएगी। यहाँ पे जो प्रिविलेजेस और एक्सेस राइट्स मिलते हैं वो कोई इंडिविजुअल को नहीं मिलते कि आप इंसान, आप ये हो तो आपको ये राइट्स मिलेंगे, नहीं। आपकी क्या पोजीशन है, क्या रोल है, उसके ऊपर आपके एक्सेस राइट्स और प्रिविलेज डिपेंड करते हैं। मतलब अगर अगर आप मैनेजर की पोस्ट पे हो, अगर आप मैनेजर की पोस्ट पे कोई भी बंदा हो, पर्सन ए अगर मैनेजर की पोस्ट पे, तो उसके पास ये सारे राइट्स हैं, वो सारे काम कर सकता है। जिस दिन पर्सन ए छोड़कर चला जाएगा कंपनी, या उसकी पोस्ट चेंज हो जाएगी, मैनेजर की जगह वो कोई और पोस्ट पे चला गया, तो उससे ये सारे एक्सेस राइट छीन लिए जाएंगे, उसके पास कोई भी एक्सेस राइट नहीं बचेगा। तो यहाँ जो एक्सेस राइट्स हैं वो मैंने मैनेजर की पोस्ट को दिए हैं। मैनेजर की पोस्ट पे कोई भी बंदा आएगा, BCDE, हर बंदे के पास ये एक्सेस राइट्स होंगे, पर जिस दिन आपने ये पोस्ट छोड़ दिया आपको एक्सेस राइट्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे जो भी आपको एक्सेस राइट्स से प्रिविलेजेस दी जाती हैं वो आपके रोल और आपके पोजीशन को दी जाती हैं, आप इंडिविजुअल पर्सन को कभी भी यहाँ कोई एक्सेस राइट्स नहीं दिए जाती है। अब मैं ये एक्सेस राइट्स बात करती रहती हूँ, होता क्या है एक्सेस राइट्स, कौन से एक्सेस राइट्स होते हैं, किन चीजों को एक्सेस करने की परमिशन आप देते हो। कई लोगों को तो आप परमिशन दोगे सिर्फ और सिर्फ क्रिएट करने की, कि आप चीजों को क्रिएट कर सकते हो, मतलब कोई नया डेटा को आप इंसर्ट ही कर सकते हो। किसी बंदे को मैंने परमिशन दे दी मॉडिफाई करने की, कि आप चाहो तो उसमें चेंजेस भी कर सकते हो। किसी बंदे को आप परमिशन दे देते हो सिर्फ व्यू करने की, व्यू मतलब सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं, रीड ही कर सकते हैं। किसी बंदे को आप डिलीट करने की परमिशन भी दे सकते हैं, कि उसमें से डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सारे एक्सेस राइट्स जो है वो आप एक रोल और एक पोजीशन को देते हो, एक इंडिविजुअल पर्सन को नहीं देते। अगर आप कोई, जैसे अगर आप सीएम की पोस्ट पे हो तो आपके पास ये सारे राइट्स हैं। जिस दिन आपकी सीएम की पोस्ट हट गई, आपसे राइट्स छीन लिए जाएंगे, चाहे कोई भी इंसान हो। तो आपकी पोस्ट और आपकी पोजीशन को एक्सेस राइट्स दिए जाते हैं, आप इंडिविजुअल को नहीं दिए जाते। एक्सेस राइट्स कौन से होते हैं, क्रिएट करना, क्रिएट मतलब आप इंसर्ट कर सकते हो नए डेटा को, मॉडिफाई मतलब चेंजेस कर सकते हो, किसी चीज में कुछ चेंज करना है तो, व्यू मतलब सिर्फ रीड कर सकते हो, डिलीट भी आप कर सकते हो। किन किन को कर सकते हो, 3 तरीके के डेटा होते हैं। आप अपने मास्टर डेटा में कुछ नया डालना, चेंजेस करना या जो भी, या फिर आपका ट्रांजैक्शन डेटा जो होता है, आप लोग जानते हैं मास्टर मतलब समरी, ट्रांजैक्शन मतलब हर चीज की डिटेल, या फिर जो रिपोर्ट्स बिजनेस में तैयार होती है, ऑर्गेनाइजेशन में जो रिपोर्ट्स तैयार होती है, उन पे आप क्रिएट, मॉडिफाई, व्यू और डिलीट कर सकते हो। इन सब चीजों पे आप एक्सेस राइट्स किसी भी पर्सन को प्रोवाइड करवा सकते हो। समझ में आ गया रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल्स क्या होते हैं। देन ऑडिट ऑफ एन ईआरपी सिस्टम, जो ईआरपी सिस्टम होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, उसकी कैसे क्या ऑडिट होगी। ऑडिट ऑफ एन ईआरपी सिस्टम, उसकी ऑडिट होना भी बहुत जरूरी है। ईआरपी हर चीज की ऑडिट होना बहुत जरूरी है। उस ऑडिट के लिए सबसे पहले आप देखते हो, सबसे पहले आप कुछ कंट्रोल्स लगाते हो। जो ऑडिटर होगा वो कंट्रोल्स को चेक करेगा कि कंट्रोल सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो 2 तरह के कंट्रोल्स होते हैं, एक तो होते हैं जनरल कंट्रोल्स, एक होते हैं आपके एप्लीकेशन कंट्रोल्स। 2 तरह के कंट्रोल्स होते हैं जो किसी भी सिस्टम पे लगाए जा सकते हैं, एक होते हैं जनरल कंट्रोल्स, एक होते हैं आपके एप्लीकेशन कंट्रोल्स। ये जनरल कंट्रोल्स क्या होते हैं, सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा करना है इनके बारे में। डिटेल में अपन इनको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। जनरल कंट्रोल्स क्या होते हैं, जो हर सिस्टम पे, एवरी सिस्टम पे जो कंट्रोल्स लगाए जाते हैं, सिस्टम के हर पार्ट पे जो कंट्रोल्स लगाए जाते हैं, एवरी पार्ट पे जो कंट्रोल्स लगाए जाए, हर सिस्टम पे, चाहे वो कैसा भी सिस्टम हो, छोटा हो बड़ा हो, कैसा भी सिस्टम हो, क्लाइंट सर्वर हो, डेस्कटॉप हो, हर सिस्टम पे जनरल कंट्रोल्स लगाए जाते हैं। उसके हर पार्ट पे जो कंट्रोल्स लगाए जाते हैं सबको जनरल है, सबके लिए कॉमन कंट्रोल्स जो है। मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हर एरिया में जो कंट्रोल्स लगाए जाएंगे उनको जनरल कंट्रोल्स कहा जाता है। बेसिकली जनरल कंट्रोल्स क्या क्या काम करेंगे ये देखेंगे कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है
उसका सारा काम सही तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा, उसका जितना काम है जैसा चलना चाहिए था वैसा चल रहा है नहीं चल रहा, वो चेक करेंगे कंट्रोल्स यहाँ पे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर सही है ना या गलत है, ये सब चेक किया जाएगा। यहाँ पे सिक्योरिटी से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी से रिलेटेड कंट्रोल्स लगाओगे। अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर एक्वायर करना है इंफॉर्मेशन आईटी के अंदर, अगर जैसे जो टेक्नोलॉजी उसके अंदर अपन को सॉफ्टवेयर एक्वायर करना है तो उसको कैसे एक्वायर करेंगे, उसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे, ये सब जनरल कंट्रोल्स में लगाया जाएगा। रिपोर्ट्स, क्या रिपोर्ट्स वो सिस्टम जनरेट करके दे रहा है, क्या रिपोर्ट्स आपको और चाहिए, उन सब पे जो कंट्रोल्स होंगे। देन डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी कंट्रोल्स होंगे, तो हर जगह हर एरिया में जो कंट्रोल्स लगा दिए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, कि वो उसके सारे प्रोसेस सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर है या नहीं है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर को एक्वायर करते हैं हम, रिपोर्ट्स वगैरह पे कंट्रोल्स लगाए नहीं लगाए, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारे जो कंट्रोल्स होंगे दैट इज नोन एज जनरल कंट्रोल्स। जनरल कंट्रोल्स भी दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है आपका मैनेजमेंट कंट्रोल्स, जनरल कंट्रोल्स भी दो तरीके होते हैं, मैनेजमेंट कंट्रोल्स एंड एनवायरमेंट कंट्रोल्स। मैनेजमेंट कंट्रोल्स एंड एनवायरमेंट कंट्रोल्स। अब ये मैनेजमेंट कंट्रोल्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट कंट्रोल्स जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी प्रोसीजर्स, ये सब जो होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी प्रोसीजर्स के बारे में जो बताते हैं उनको मैनेजमेंट कंट्रोल्स कहते हैं। एनवायरमेंटल कंट्रोल्स क्या होते हैं, जो ऑपरेशनल कंट्रोल्स होते हैं। अब ये ऑपरेशनल मतलब जो एक्चुअल काम हो रहा है किसी एनवायरमेंट में, एक्चुअल ऑपरेशन, एक्चुअल वर्किंग जो हो रही है वो कैसे क्या होएगी, किस तरीके से कौन बंदा कैसे काम कर सकता है, वो सब के आपके एनवायरमेंटल कंट्रोल्स होते हैं। तो जनरल कंट्रोल्स भी दो तरीके के होते हैं, मैनेजमेंट कंट्रोल्स एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल्स। मैनेजमेंट कंट्रोल्स में तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी प्रोसीजर के बारे में बताया गया। एनवायरमेंट एक्चुअली कैसे काम कर रहे हो, उस पॉलिसी को कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो, ऑपरेशनल कंट्रोल, उसके बारे में जो भी कंट्रोल्स होंगे, कैसे एक्चुअली आपको काम करना है, वो सब कंट्रोल्स आपके किस में आ जाएंगे, एनवायरमेंटल कंट्रोल्स में आ जाएंगे। ठीक है। देन एप्लीकेशन कंट्रोल्स क्या होते हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल्स, एप्लीकेशन मतलब यूजर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए, तो कोई एक एप्लीकेशन, एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे जो कंट्रोल्स लगाए जाते हैं उसको एप्लीकेशन कंट्रोल्स कहते हैं। मतलब ये कंट्रोल ध्यान रखेंगे कि वो एप्लीकेशन जब अपन को डेटा चाहिए तब वो डेटा जनरेट कर पा रही है नहीं कर पा रही वो एप्लीकेशन, ये ध्यान रखेंगे ये कंट्रोल। देन सपोर्टिंग एप्लीकेशंस अवेलेबल है ना नहीं है, मतलब अगर वो फेल हो गई तो आपके पास इसका सप्लीमेंट अवेलेबल है या नहीं है। एंड अगर कोई एरर आ गई तो ये एप्लीकेशंस जो है वो अपन को रिपोर्ट कर पा रही है नहीं कर पा रही, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजमेंट होगा उनको ये एप्लीकेशन कंट्रोल्स इस चीजों से रिलेटेड लगाए जाते हैं। तो एप्लीकेशन कंट्रोल्स जो स्पेसिफिक एप्लीकेशंस पे जो कंट्रोल्स लगाए जाएंगे उनको एप्लीकेशन कंट्रोल्स कहा जाता है। वो ध्यान रखेंगे कि एप्लीकेशन वही सारा डेटा जनरेट कर रही है ना जो डेटा जनरेट करना चाहिए, मतलब जो डेटा जनरेट करवाना है आपको। सपोर्टिंग एप्लीकेशंस है या नहीं है, और कोई एरर आ गई तो वो रिपोर्ट कर पा रही है नहीं कर पा रही, क्विकली हाथ क्या तो उस एरर को रिस्पॉन्ड कर पा रही है नहीं कर पा रही, एडमिनिस्ट्रेटर को बता पा रही है नहीं बता पा रही, ये सारे आपके एप्लीकेशन कंट्रोल्स होते हैं। तो कोई भी सिस्टम के अंदर ये दो तरह के कंट्रोल्स हो सकते हैं, जनरल कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन कंट्रोल्स। जनरल कंट्रोल्स क्या हो गए, जो हर सिस्टम पे, हर डिपार्टमेंट पे, हर जगह लगे हुए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, उसको जनरल कंट्रोल्स कहते हैं। यहाँ पे लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सारा प्रोसेस सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, ये कंट्रोल लगाया जाएगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही है नहीं, सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर एक्विजिशन, रिपोर्ट डेवलपमेंट, मतलब चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर सिस्टम पे जो कंट्रोल्स लगाए जाते हैं दैट इज नोन एज जनरल कंट्रोल्स। जनरल कंट्रोल्स में दो तरीके के, मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंट। मैनेजमेंट में तो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी प्रोसीजर के बारे में बताओगे, एनवायरमेंट में आप बताओगे ऑपरेशनल कंट्रोल्स के एक्चुअली काम कैसे हो रहा है, वो अपन एनवायरमेंट कंट्रोल्स में देखेंगे। एप्लीकेशन कंट्रोल्स क्या होते हैं, जो एक स्पेसिफिक एप्लीकेशंस पे लगाते हो कि वो एप्लीकेशन डेटा को जनरेट कर रही है नहीं कर रही, जब अपन को डेटा चाहिए उसमें कोई सपोर्टिंग एप्लीकेशंस है या नहीं है उसके पास, अगर एरर आ गई तो उसको वो रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर को कर पा रही है नहीं कर पा रही, ये सारे कंट्रोल्स एप्लीकेशन कंट्रोल्स में लगे हुए रहेंगे। तो जब भी ऑडिटर जब भी कोई ऑडिटर ईआरपी सिस्टम की ऑडिट करेगा, ईआरपी सिस्टम की ऑडिट करेगा, तो वो उस टाइम पे अपन से कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, वो मैनेजमेंट से, डिपार्टमेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, उसको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए होंगे। क्या क्या क्वेश्चंस पूछता है ऑडिट करते टाइम ऑडिटर, कि जो आपका ईआरपी सिस्टम है वो रिपोर्ट्स की सारी रिक्वायरमेंट्स, रिपोर्ट्स की सारी नीड्स को फुलफिल कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अगर रेगुलेटरी रिपोर्ट्स चाहिए तो आपका ईआरपी सिस्टम दे पा रहा है नहीं दे पा रहा, अगर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा क्या परफॉर्म करे तो उसकी रिपोर्ट ईआरपी सिस्टम आपको दे पा रहा है नहीं दे पा रहा है, ये आपसे ऑडिटर पूछेगा मैनेजमेंट से।
देन यूजर की रिक्वायरमेंट, आप यूजर की रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, आपका ईआरपी सिस्टम जो आपके यूजर्स हैं, जो उसके यूजर्स हैं, उनकी जितनी जरूरत है उसको समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब यूजर से आपका प्रॉपर इंटरेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, ये ऑडिटर यहाँ पे चेक करेगा। ऑडिटर चेक करेगा कि आपका ईआरपी सिस्टम ऐसा है क्या जो प्रोटेक्ट कर पा रहा है आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को, मतलब आपके पासवर्ड्स जो सीक्रेट कोड्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, आपकी इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा ईआरपी सिस्टम, ये चेक करेगा ऑडिटर यहाँ पे। ऑडिटर चेक करेगा क्या आपके ईआरपी सिस्टम में ऐसे कुछ कंट्रोल्स लगे हुए हैं क्या जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे कंट्रोल्स की ऑथेंटिक ट्रांजेक्शन को ही अकर होने दें, वैलिड ट्रांजेक्शन एंड एक्यूरेट, सही ट्रांजेक्शन को ही प्रोसेस होने दें और किसी गलत ट्रांजेक्शन को प्रोसेस ना होने दें, इस चीज के लिए आपने कंट्रोल्स लगाए या नहीं लगाए, ये ऑडिटर चेक करेगा। ऑडिटर चेक करेगा कि आपके जो रिसोर्सेज हैं, सिस्टम की जितनी भी रिसोर्सेज हैं उसको कोई अनऑथराइज बंदा तो एक्सेस नहीं कर पा रहा ना, सिस्टम की जितनी भी रिसोर्सेज हैं उसको कोई अनऑथराइज बंदा एक्सेस तो नहीं कर पा रहा ना, उसके लिए आपने कंट्रोल्स लगाए हैं या नहीं लगाए, ये यहाँ पे ऑडिटर चेक करेगा। तो जब भी ऑडिटर ईआरपी सिस्टम की ऑडिट करता है तो वो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स पूछता है। क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर पूछा, उसने कहा ईआरपी सिस्टम रिपोर्ट्स की जितनी जरूरत है, मतलब जिस तरह की आपको रिपोर्ट्स है वो सब प्रोवाइड करवा पा रहा है, नहीं करवा पा रहा, यूजर की रिक्वायरमेंट को आप समझ पा रहे हो क्या कि यूजर को क्या चाहिए क्या नहीं, आपके सिस्टम प्रोटेक्ट कर पा रहा है क्या कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी को, आपके सिस्टम में ऐसे कंट्रोल्स लगे हुए हैं क्या जो ऑथेंटिक, वैलिड और एक्यूरेट ट्रांजैक्शन को ही प्रोसेस होने देंगे, एंड ऐसा कुछ है क्या आपके सिस्टम में जो अनऑथराइज बंदे को रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं करने देंगे, इस चीज के लिए आपने कंट्रोल्स लगा रखे नहीं लगा रखे, ये सारी चीजें ऑडिटर यहाँ पे आपसे पूछेगा। ये तो क्वेश्चंस पूछे ऑडिटर ने। Then auditing aspects in case of ERP. ERP का सिस्टम के ऑडिट करते टाइम ऑडिटर दो चीजों के ऑडिट करेगा। ERP सिस्टम को ऑडिट करते टाइम जो ऑडिटर होगा वो दो चीजों की ऑडिट करेगा। किन किन चीजों की ऑडिट करते हैं, एक तो ऑडिटिंग ऑफ डेटा, ऑडिटिंग ऑफ डेटा, सबसे पहले ऑडिटर डेटा की ऑडिट करेगा कि डेटा तो सही है ना, तो ERP सिस्टम को प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो यहाँ पे वो सबसे पहले उसकी फिजिकल सेफ्टी चेक करेगा, डेटा फिजिकल सेफ है या नहीं है, मतलब जिस कंप्यूटर में डेटा पड़ा है, जहां डेटा सेंटर में डेटा पड़ा है वहां पे तो कोई अनऑथराइज बंदा नहीं आ पा रहा ना, कोई गलत बंदा तो उस कंप्यूटर को ओपन करके डेटा को नहीं देख पा रहा ना, ये देखेगा। एंड यहाँ पे सबके लिए एक्सेस कंट्रोल्स लगे हुए हैं या नहीं है, ये ऑडिटर चेक करेगा। एक्सेस कंट्रोल्स मतलब नीड टू नो एंड नीड टू डू बेसिस पे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई सेल्स डिपार्टमेंट का बंदा HR का काम कर पा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि डेटा तो सेफ है ना, आपका फिजिकली सेफ है ना, कोई आपका हैकर वैकर तो डेटा को हैक नहीं कर पा रहा ना, एंड एक्सेस कंट्रोल आपने प्रॉपर लगाया ना कि ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज है वो भी नीड टू नो एंड नीड टू डू बेसिस पे डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। एंड सेकंड चीज की वो ऑडिट करेगा दैट इज ऑडिटिंग ऑफ प्रोसेस, जो एक्चुअल प्रोसेसिंग हो रही है ERP सिस्टम के अंदर उसकी भी ऑडिटिंग, यहाँ पे ऑडिटर उसकी भी ऑडिट करके देखेगा कि वो प्रोसेस सही हो रहा है नहीं हो रहा। उसमें भी दो चीजें देखेगा, एक तो वो फंक्शनल ऑडिट, जो फंक्शंस है, फंक्शन मतलब जो डिपार्टमेंट्स है उसकी ऑडिट करेगा। ERP सिस्टम के अंदर यहाँ पे ऑडिटर टेस्ट करेगा, किन किन चीजों को टेस्ट करेगा, एक तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट डिफरेंट जो फीचर्स होते हैं उनको ऑडिटर यहाँ पे टेस्ट करेगा कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ओवरऑल प्रोसेस पूरा का पूरा प्रोसेस सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, पार्ट ऑफ द प्रोसेस, उस प्रोसेस का पार्ट जो है वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, इसको टेस्ट करेगा और उसको कंपेयर किया जाएगा यहाँ पे एक्चुअल डेटा को, जो कंपेयर करते हैं एक्चुअल प्रोसेस के साथ। यहाँ पे जो भी प्रोसेसिंग हो रही है अलग अलग फंक्शंस की, ओवरऑल प्रोसेस की, पार्ट ऑफ द प्रोसेस की, उसको एक्चुअल में क्या होना चाहिए था उसके साथ ऑडिटर यहाँ पे कंपेयर कर कर देखेगा। अब ये प्रोसेस कौन से प्रोसेस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका परचेज का एक प्रोसेस हो सकता है, सामान खरीदा आपने कुछ भी, आपका सेल्स का एक प्रोसेस हो सकता है, आपने सामान बेचा, ऐसे बहुत सारे ERP के अंदर प्रोसेस हो सकते हैं। तो पूरा का पूरा प्रोसेस सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, अलग अलग फंक्शन सही काम कर रहे नहीं, फंक्शंस मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, अलग अलग उस प्रोसेस का एक छोटा छोटा पार्ट्स, एक उसके भी जो मॉड्यूल्स होंगे वो भी आपके सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये परचेज करते हो तो परचेज करते टाइम भी पहले आप ऑर्डर प्लेस करोगे, फिर उसके बाद आपके पास ऑर्डर वेयर हाउस में आएगा, फिर आप उस ऑर्डर को यूज में लोगे, तो वो हर पार्ट सही से काम कर रहा नहीं कर रहा, ये सारी चीजों की ऑडिटर यहाँ पे टेस्टिंग करेगा फंक्शनल ऑडिट के अंदर, ठीक है।
एंड सेकेंड ऑडिट यहाँ पे ऑडिटर करेगा दैट इज इनपुट वैलिडेशन। इनपुट वैलिडेशन ये क्या होता है? इनपुट वैलिडेशन का मतलब, इनपुट वैलिडेशन ऑडिटर चेक करेगा कि जब डेटा को इनपुट कर रहे हैं तब आपने कोई वैलिडेशंस, कोई रूल्स, कोई चेक्स लगा रखे हैं या नहीं लगा रखे। ऐसा तो नहीं है आप कुछ भी डेटा को एंटर कर पा रहे हो, मतलब ऐसा तो नहीं है कि किसी चीज का अमाउंट फील्ड जीरो हो गया। अगर आपने कोई सामान खरीदा है तो उसके कुछ ना कुछ प्राइस तो होगी, कभी भी अमाउंट आपका जीरो नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं है कि जो स्टॉक आइटम है वो कभी जीरो हो गया, स्टॉक आइटम जीरो नहीं हो सकता। आपके पास कोई ना कोई स्टॉक हमेशा रहेगा। आप क्वांटिटी, जैसे कपड़ा बेच रहे हैं, आप कुछ भी शूज बेच रहे हैं, तो उसका स्टॉक आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा। तो ऐसा तो नहीं है वो स्टॉक आइटम आपका जीरो हो गया या जो भी है। आप इनपुट करते रहें, आपने ऐसा तो नहीं है 18 से बिलो एज डाल दी फिर भी आप एफबी के अंदर रजिस्टर कर पा रहे हैं। तो ये सब ऑडिटर चेक करेगा कि इनपुट के टाइम पे आपने वैलिडेशंस लगाए हैं या नहीं लगाए। तो बेसिकली ऑडिटर दो चीजों के ऑडिट करता है। तो ऑडिट ऑफ डेटा, डेटा के अंदर वो चेक करेगा कि डेटा फिजिकली सेफ है या नहीं, कोई फिजिकली तो अनऑथराइज्ड बंदा उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा ना। एंड एक्सेस कंट्रोल की जो भी बंदे एक्सेस कर रहे हैं वो उन पे एक्सेस राइट्स लगे हुए हैं या नहीं है, नीड टू नो एंड नीड टू डू बेसिस पे। देन ऑडिटिंग ऑफ प्रोसेस, यहाँ पे फंक्शनल ऑडिट की हर एक डिफरेंट फंक्शंस को ऑडिटर टेस्ट करके देखेगा, पूरे प्रोसेस को टेस्ट करके देखेगा एंड प्रोसेस के पार्ट्स को कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। इनपुट वैलिडेशन, ऑडिटर चेक करेगा कि इनपुट करते टाइम आपने कोई रूल्स रेगुलेशंस लगा रखे नहीं लगा रखे, या कोई भी बंदा किसी भी डेटा को इनपुट कर सकता है। ये सारी चीजें यहाँ पे ऑडिटर क्या करेगा, ईआरपी सिस्टम को ऑडिट करते टाइम उसको ऑडिट करेगा। अगली बात समझ में। Then business process modules and their integration with financial accounting systems. अब अपन ERP के मॉड्यूल्स पढ़ेंगे, ERP में जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले अपन सबसे पहले पढ़ते हैं ERP के मॉड्यूल्स पढ़ने से पहले बिजनेस प्रोसेस का मतलब क्या होता है। जानते हैं आप लोग बिजनेस प्रोसेस का मतलब? बिजनेस प्रोसेस का मतलब सेट ऑफ एक्टिविटीज जो कोई कोऑर्डिनेटेड वे में की जाती है ताकि अपन बिजनेस का गोल अचीव कर सके। पढ़ा चुके। अगर आपको कोई भी प्रोसेस को मैनेज करना है तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। कोई भी काम करना है तो 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। पहला स्टेप क्या है, आपको सबसे पहले उस प्रोसेस को डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन मतलब कौन से टास्क उस प्रोसेस को खत्म करने के लिए लगेंगे और वो टास्क कौन कौन करेगा, उनकी रोल्स, कौन कौन उस टास्क को करेगा, किसका क्या काम है वो बताया जाता है पहले प्रोसेस में। मतलब सपोज आपको कोई प्रोसेस कंप्लीट करना है, लाइक आपको सेल्स का कोई प्रोसेस है, सेल्स का प्रोसेस है तो सेल्स में सबसे पहले आपके पास ऑर्डर आएगा, कस्टमर आपको ऑर्डर देगा, आप उसको चेक करोगे कि आपके वेयर हाउस में वो सामान है, मतलब सॉरी आपकी इन्वेंट्री में वो सामान है या नहीं है। अगर है तो कस्टमर के नाम पे ऑर्डर बुक कर दिया, फिर उसका नाम का बिल बनेगा और सामान को शिप कर दिया जाएगा, उसको भेज दिया जाएगा और सामान रिसीव हो जाएगा, फिर हम उसका पेमेंट रिसीव कर लेंगे। अब ये पूरा एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को खत्म करने के लिए क्या क्या टास्क है मैंने ये बता दिया। सेल्स में टास्क है, ऑर्डर आएगा, इन्वेंट्री चेक होगा, बिलिंग, शिपिंग और पेमेंट। रोल किसका क्या काम है, ऑर्डर लेने का काम किसका है, मार्केटिंग वाले बंदे का काम है। इन्वेंट्री में चेक करने का काम कोई सेल्स पर्सन होगा उसका काम है। बिलिंग, बिल बनाने का काम जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का बंदा होगा उसका काम है। शिपिंग करने का काम जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का बंदा होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका काम होगा। पेमेंट आ गया, रिसीव हो गया तो वो भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम हो गया। तो किसका क्या रोल है, कौन सा बंदा कौन सा काम करेगा, सबसे पहला स्टेप ये होता है, आप ये डिफाइन करते हो। ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, जब आपने प्रोसेस को मैप कर दिया, मैप मतलब मैंने बता दिया कि उस प्रोसेस में ये काम है और ये बंदा ये सारे काम करेगा। उसके बाद आप उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हो। आप उसके बाद क्या करते हो, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हो। परफॉर्मेंस मेजर, कौन बंदा कैसा काम कर रहा है, कौन बंदा अच्छा काम कर रहा है, कौन खराब कर रहा है, और मैं किस प्रोसेस को और इम्प्रूव करूं। मैं शिपिंग की परफॉर्मेंस और इम्प्रूव करूं, क्या पता सामान शिप होने में जहां 2 दिन लगने चाहिए थे वहां 5 दिन लग रहे हैं, तो मुझे इम्प्रूव कहाँ करना चाहिए। अगर मुझे कस्टमर्स को और सेटिस्फाई करना है तो मुझे शिपिंग को और मुझे लॉजिस्टिक को इम्प्रूव करना चाहिए। तो परफॉर्मेंस को मेजर करते हो आप देखते हो कहाँ कैसा आप परफॉर्म कर रहे हो, कि उससे अपन को पता चल जाता है कि अपन को और कहाँ इम्प्रूव, किस एरिया में इम्प्रूव करने की जरूरत है। जैसे कि हाँ, जैसे कि आप लोग
एग्जाम्स देते हैं, टेस्ट देते हैं, टेस्ट देने के बाद आपकी परफॉर्मेंस मेजर होती है, मार्क्स आते हैं, उसके बाद आपको पता चलता है आपको कहाँ इंप्रूव करना है। आपको अपना लैंग्वेज सुधारनी है, आपको अपना मेमोरी स्किल्स सुधारनी है, राइटिंग स्पीड सुधारनी है, किस चीज में इंप्रूव करना है ताकि हम और अच्छा परफॉर्म कर सके। तो जब प्रोसेस मैप हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, उसके बाद आप परफॉर्मेंस को मेजर करते हो कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, ताकि अपन को ये पता चल सके अपन को कहाँ और इम्प्रूव करने की जरूरत है, हम और अच्छा काम कर सकते हैं। देन लास्ट काम क्या होता है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होता है। उसके बाद क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होता है। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप का मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोसेस थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो किए जाते हैं, थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन की स्टैंडर्ड प्रोसेस। अगर सेल्स का काम है तो ये स्टेप्स होंगे हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर जगह। अगर आपको कोई भी सामान बेचना है उस ऑर्गेनाइजेशन में तो हमेशा सेल्स का यही प्रोसीजर काम में लिया जाएगा। तो स्टैंडर्ड प्रोसेस थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन काम में लिए जाते हैं। प्रोसेस का ओनर, उस प्रोसेस का ओनर कौन होगा वो असाइन कर दिया जाता है कि ये बंदा इस प्रोसेस का ओनर है, जो इस प्रोसेस के बारे में ध्यान रखेगा कि वो कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा। एंड जो एम्प्लॉइज हैं उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए कि वो कैसा क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हुए उन एम्प्लॉइज को कंपनसेशन दोगे, कंपनसेशन दो। जो भी एम्प्लॉइज वैल्यू वाला काम कर पा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिल सके, उसकी उन एम्प्लॉइज को ज्यादा कंपनसेट करो ताकि अपना प्रोसेस एफिशिएंटली कंप्लीट हो सके। तो कोई भी प्रोसेस होता है, बिजनेस प्रोसेस, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं उसको मैनेज करने के लिए। पहला है डिफाइन प्रोसेस में क्या क्या टास्क होगा, कौन कौन बंदा कौन सा काम करेगा, ये आप डिफाइन करोगे ऑन पेपर। फिर प्रोसेस, उसके बाद कौन बंदा क्या काम करेगा ये डिसाइड हो गया। उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस मेजर करो कि कौन बंदा कितने दिन में कैसा काम कर पा रहा है, उसको कहाँ अपन को इम्प्रूव करने की जरूरत है वो सोचो। फिर ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप कि जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर आपने बनाया ये थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो किया जाएगा। उस प्रोसेस का ओनर कौन होगा वो बता देंगे। एंड उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए कि कौन कितना अच्छा काम करेगा, कोई ज्यादा अच्छा काम करे तो ज्यादा कंपनसेशन, कोई खराब काम करे तो उसको सिखाया जाएगा कि ये काम इस तरीके से किया जाता है। तो जो जितनी वैल्यू प्रोवाइड करवा रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, उसके अकॉर्डिंग उनको क्या कंपनसेशन प्रोवाइड करवाया जाता है। स्टेप्स हैं ये प्रोसेस को मैनेज करने के। तो स्टेप्स हैं तो कैसे याद होंगे, अपने सीक्वेंस में ही अपन को याद करने पड़ेंगे, ठीक है। नहीं, अब अपन प्रोसेस पढ़ते हैं। सबसे पहला अपन प्रोसेस पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग और बुक कीपिंग। अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, आप लोग जानते हैं अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का प्रोसेस। ये इसका डायग्राम भी करना है, इसका डायग्राम भी अपन को करना है। अकाउंटिंग में क्या होता है, सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट आता है। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब वाउचर्स वगैरह हो गया, जहां से आपके पास डेटा आपको मिलता है, जहां से डेटा को आप क्या करते हो, कैप्चर करते हो। तो सोर्स डॉक्यूमेंट से डेटा कहाँ डालते हो, सोर्स डॉक्यूमेंट से डेटा जर्नल में उसकी एंट्री डाल देते हो, उसको रिकॉर्ड कर देते हो अपने जर्नल के अंदर। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद उसको लेजर में पोस्ट करते हो, जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद उसको लेजर में पोस्ट करते हो। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हो। ट्रायल बैलेंस में जितने भी लेजर्स होते हैं, लेजर्स उन सबका टोटल, अकाउंट हेड्स का टोटल होता है ट्रायल बैलेंस के अंदर। फिर उसके बाद आप उनके अंदर कोई भी एडजस्टमेंट्स, अपने जो भी आपको एडजस्टमेंट्स करने हैं वो करते हो। फिर आपके पास एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस मिलता है। आपके पास क्या मिलता है, एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आपको रिसीव होता है। फिर क्लोजिंग एंट्रीज कुछ पास कराते हो ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपन बना सकें। और फिर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाता है, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हुआ, जो बैलेंस शीट्स होती हैं उन्हीं को फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह दिया, वो आपका प्रिपेयर हो जाता है। तो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का प्रोसेस है, ये प्रोसेस है तो सीक्वेंस में याद होगा, आप लोगों को आता है अकाउंटिंग बुक कीपिंग का प्रोसीजर क्या होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट से डेटा कैप्चर किया जाता है, जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, लेजर में पोस्ट किया जाता है। फिर ट्रायल बैलेंस जितने भी अकाउंट हेड्स होते हैं उनका टोटल डाल दिया जाता है। एडजस्टमेंट एंट्रीज पास की जाती हैं, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है, क्लोजिंग एंट्री और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका बनकर आ जाता है, ठीक है। तो इसका डायग्राम प्लस इनके बारे में एक एक दो दो लाइनें आपको लिखनी होंगी जब भी आपसे अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का प्रोसेस पूछा जाएगा। ये जो बिजनेस होते हैं, कोई भी जो बिजनेस होता है, तीन तरीके के बिजनेस आप कर सकते हो, तीन तरीके के काम आप कर सकते हो। प्रॉफिट कमाने के लिए तीन तरीके का काम हो सकता है। पहला काम है अपन ट्रेडिंग का काम कर सकते हैं। ट्रेडिंग समझते हैं सब लोग, ट्रेडिंग मतलब खरीदना और बेचना। ट्रेडिंग मतलब सामान खरीदा एंड सामान बेचा विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, बिना कुछ भी चेंजेस किए।
बिना कुछ भी चेंजेस किए खरीदा और बेचा, दैट इज नोन एज ट्रेडिंग। बहुत सारे शॉपकीपर्स जो होते हैं वो ट्रेडिंग करते हैं। वो क्या करते हैं, कैलकाटा से कोई सामान खरीद कर लाए और आकर झुंझुनू में, जयपुर में सेल आउट कर दिया। एज इट इज, जैसा है वैसा का वैसा खरीदा, वैसा का वैसा बेचा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए। तो अगर आप ट्रेडिंग का काम करते हो तो आपको उसकी इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी। ट्रेडिंग के लिए आपको ऑब्वियसली स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। एक अकाउंटिंग, तो ट्रेडिंग वाला काम कर रहे हो तो दो मॉड्यूल्स की आपको जरूरत पड़ेगी, ईआरपी के दो मॉड्यूल्स की जरूरत पड़ेगी अगर आप ट्रेडिंग का काम करते हो। एक तो इन्वेंट्री मॉड्यूल की और एक अकाउंटिंग मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी। अकाउंटिंग की तो सब में जरूरत पड़ेगी। अकाउंटिंग मतलब किससे कितना पैसा आ गया, किससे कितना पैसा लेना है, ये सब जो अकाउंट्स का काम होता है। कितना और कोई देगा, जितना भी है, इसने इतना दे दिया, इसका इतना बकाया चल रहा है, इसका इतना एडवांस चल रहा है, ये सब चीजें आप अकाउंट्स में स्टोर करते हो। अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, सब चीजें यहाँ पे स्टोर की जाती हैं। तो ट्रेडिंग वाले बिजनेस में सामान खरीदा बेचा, एज इट इज उसको बेच दिया बिना चेंजेस के, तो यहाँ दो मॉड्यूल्स की आपको जरूरत पड़ेगी, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक और एक अकाउंटिंग। देन सेकंड है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स भी होते हैं, आपने खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दी। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग में ट्रेडिंग तो की प्लस उस रॉ मटेरियल का फॉर्म भी चेंज कर दिया। मतलब आपने किसी से रॉ मटेरियल खरीदा, मैन्युफैक्चरिंग में यही तो होता है, मैंने किसी से रॉ मटेरियल परचेज किया, फिर उस रॉ मटेरियल की फॉर्म को चेंज कर दिया, फिर वो फिनिश गुड्स को मैंने सेल कर दिया। ठीक है, फिनिश गुड को मैंने सेल कर दिया, यही तो काम होता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो मैन्युफैक्चरिंग वाला अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस करते हैं तो आपको कौन से मॉड्यूल्स, ईआरपी के कौन से मॉड्यूल्स की जरूरत पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग में अपन को क्या इन्वेंट्री की जरूरत पड़ेगी, हाँ। मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको भी स्टॉक रखना पड़ता है, तो आपको इन्वेंट्री मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी, हाँ। मैन्युफैक्चरिंग में क्या आपको अकाउंटिंग मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी, हाँ। अकाउंट्स का भी कितना पैसा आ गया, किसको देना है, वेंडर को कितना देना है, किस वेंडर से कितना लेना है, एंड सो ऑन, सब कुछ। एंड यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल की भी आपको जरूरत पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल का मतलब जहाँ पे फॉर्म चेंज हो रहा है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में जो कन्वर्ट हो रहा है, उस मॉड्यूल को अपन मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल कह दिया। तो मैन्युफैक्चरिंग वाले में अपन को 3 मॉड्यूल्स की जरूरत पड़ेगी, एक इन्वेंट्री, एक अकाउंट्स और एक मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल की अपन को जरूरत पड़ेगी, जहाँ एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी। लास्ट तरीके का बिजनेस हो सकता है, दैट इज सर्विस बिजनेस। सर्विस, जो लोग अपनी सर्विसेज देते हैं, सर्विसेज देते हैं, सर्विसेज कौन देता है, मतलब जो लोग अपना टाइम देंगे किसी चीज के लिए, जो लोग अपने एफर्ट्स देंगे किसी चीज के लिए, जो लोग अपनी स्किल्स को सेल आउट करेंगे, जो लोग अपनी नॉलेज को सेल आउट करेंगे, दैट इज सर्विस बिजनेस। जैसे कि डॉक्टर्स, डॉक्टर्स आपको कोई सम्मान नहीं देते, अपनी स्किल्स शेयर करते हैं। टीचर्स कोई सम्मान नहीं देते, अपनी स्किल्स नॉलेज को आपके साथ शेयर करते हैं। सीएस कोई सम्मान नहीं देंगे, अपनी स्किल्स को आपके साथ शेयर करेंगे। आर्किटेक्ट जो घर का नक्शा वक्शा बनाते हैं, वो आपको आपके साथ अपनी स्किल्स शेयर करेंगे। तो क्या उनके पास कोई इन्वेंट्री मॉड्यूल होने का जरूरत है, क्या उनके पास किसी चीज का स्टॉक होने की जरूरत है, नहीं, उनके पास कोई इन्वेंट्री मॉड्यूल होने का जरूरत नहीं है। क्या मैं कुरियर बिजनेस जो होता है, कुरियर सर्विसेज होती है, उनको भी मैं सर्विसेज कह सकती हूँ, हाँ, वो कुरियर की सर्विसेज लेते हैं, मेरे से लिया कुरियर, किसी को पास कर दिया, उसके बदले मेरे से पैसा चार्ज कर लिया। तो कुरियर बिजनेसेस भी जो होते हैं वो, उनको इन्वेंट्री की जरूरत नहीं पड़ती, उनको अकाउंट्स की जरूरत पड़ेगी, किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना देना है, एंड सो ऑन, ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी। तो 3 तरह के बिजनेस आप कर सकते हो प्रॉफिट कमाने के लिए। पहला ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेडिंग में सामान खरीदा बेचा एज इट इज बिना किसी चेंजेस के, यहाँ पे आपको इन्वेंट्री मॉड्यूल और अकाउंटिंग मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग में आपने खरीदा रॉ मटेरियल, उसका फॉर्म चेंज किया, फिर उसको फिनिश गुड्स को सेल आउट कर दिया। तो मैन्युफैक्चरिंग में आपको इन्वेंट्री, अकाउंट्स और मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल, 3 मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी। अगर अपन सर्विस मॉड्यूल, सर्विस बिजनेस की बात करें तो सर्विस में क्या होता है, सर्विस में कोई इन्वेंट्री नहीं रखा जाता, आप अपना टाइम, एफर्ट्स, स्किल्स, ये सब आप लगाते हैं, अपना टाइम लगाते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं। तो जैसे डॉक्टर्स, टीचर्स, सीएस, आर्किटेक्ट्स, तो यहाँ आपको कोई इन्वेंट्री की, कुरियर बिजनेस हो गया, इन्वेंट्री की जरूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको अकाउंट्स मॉड्यूल से काम चल जाएगा। ठीक है, आप अपन पढ़ेंगे फंक्शनल मॉड्यूल्स ऑफ ईआरपी। वो तो अपन ने, मैंने जब अकाउंट्स और बुक कीपिंग का प्रोसेस था, वो तो मैंने नॉर्मल कोई अकाउंट्स का प्रोसीजर बताया था कि अकाउंट्स में कैसे क्या काम होता है। अब अपन एक्चुअली पढ़ेंगे मॉड्यूल्स ऑफ ईआरपी सिस्टम। मैं कहती हूँ ईआरपी में बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल्स का मतलब क्या होता है, पार्ट्स। एक ईआरपी सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा है, सब कुछ है उसके अंदर, सब कुछ है। बिजनेस में जो भी होता है सब कुछ ईआरपी के अंदर आ गया।
उसके कुछ पार्ट्स के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। आपको जिस पार्ट की जरूरत है आपके बिजनेस में वो पार्ट आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिस फीचर की जरूरत है वो फीचर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मॉड्यूल्स ऑफ ईआरपी सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फंक्शनल मॉड्यूल्स कौन से होते हैं? पहला है आपका फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल नाम से समझ में आता होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल किन चीजों से रिलेटेड है, नाम से थोड़ा थोड़ा समझ में आता होगा। फाइनेंस, किसी भी बिजनेस के लिए फाइनेंस सबसे जरूरी होता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, सबसे जरूरी पार्ट है ईआरपी का। हर जगह फाइनेंस अकाउंट्स तो हर बंदा काम में लेगा ही लेगा। फाइनेंस अकाउंट्स के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? फाइनेंस एंड अकाउंट्स जो मॉड्यूल है, फाइनेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन का सोच लो कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है, वही काम ये सारे मॉड्यूल्स करेगा। क्या करता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट? आपका अकाउंट्स पेबल को मेंटेन करता है। अकाउंट्स पेबल को मेंटेन करता है। अकाउंट्स पेबल, किसको पैसा दोगे, तो किसको पैसा दोगे, तो इसके लिए यहाँ पे वेंडर का मास्टर डेटा क्रिएट करना पड़ेगा आपको। कौन कौन वेंडर्स है उसके लिए उसका मास्टर डेटा क्रिएट करना पड़ेगा। वेंडर रिलेटेड फाइनेंसिंग एट्रीब्यूट, अकाउंट्स ग्रुप पेमेंट टर्म्स, वेंडर की जो पेमेंट टर्म्स है, कब उसको कितना पैसा देना है, कितने महीनों में, कितने दिन में उसको पैसा चुकाना रहेगा, ये सब चीजें अकाउंट्स पेबल में आप, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम है तो पहले मास्टर डेटा बनाओगे, उसके टर्म्स वगैरह सब यहाँ पे स्टोर कर दोगे। देन अकाउंट्स रिसीवेबल्स, अकाउंट्स डिपार्टमेंट अकाउंट्स रिसीवेबल को मेंटेन करता है। अकाउंट्स रिसीव, पैसा रिसीव करना, किससे रिसीव करोगे, कस्टमर से, तो कस्टमर का आपको मास्टर डेटा बनाना पड़ेगा। कौन कौन कस्टमर्स हैं जिनसे पैसा आ रहा है, कौन कौन हमारे कस्टमर्स हैं। देन उनके पेमेंट टर्म्स, कितने दिन में किस कस्टमर से कितना पैसा आ जाना चाहिए, उनको कितना क्या सब डिस्काउंट्स ये सब देंगे, ये सब अपन अकाउंट्स रिसीवेबल में मेंटेन करेंगे। आपकी जो असेट्स होती हैं, असेट्स की अकाउंटिंग, कौन कितनी असेट्स हैं, कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है, जो भी आपके असेट्स से रिलेटेड चीजें हैं वो सब अपन फाइनेंस और अकाउंट्स में स्टोर करके रखते हैं। देन टैक्स कॉन्फ़िगरेशन, टैक्स से रिलेटेड भी जितनी बातें होंगी वो सब कहाँ मेंटेन होंगी, सब की सब आपकी अकाउंट्स डिपार्टमेंट फाइनेंस मॉड्यूल में क्रिएट होंगी। देन जर्नल लेजर, लेजर वेजर भी आप कहाँ बनाते हो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट बनाते हो। तो लेजर के लिए आप देखोगे अकाउंट ग्रुप, कौन से ग्रुप में वो लेजर जाएगा, असेट्स में जाएगा। आप जो अपन कल पढ़े थे ना, दो ग्रुप्स होते हैं लेजर के लिए भी, इनकम एक्सपेंस किस में जाएगा वो। देन डेटा ट्रांसफरिंग रूल्स, अगर आपको एक जगह से दूसरी, डिफाइनिंग डेटा ट्रांसफरिंग रूल्स, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसफर करना है तो आप कैसे क्या ट्रांसफर करोगे लेजर के अंदर। लेजर अकाउंट कैसे क्या बनाओगे, उसके जो रूल्स होते हैं, क्रिएशन ऑफ लेजर अकाउंट, ये सब चीजें अपन को यहाँ पे मेंटेन करनी पड़ेंगी। देन और क्या मेंटेन करना पड़ेगा, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट होगा वो ट्रैक रखेगा, किस चीज का ट्रैक रखेगा, फ्लो ऑफ फाइनेंशियल डेटा। फ्लो ऑफ फाइनेंशियल डेटा, जो फाइनेंशियल डेटा है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कैसा क्या फ्लो हो रहा है, कहाँ कितना डेटा फ्लो है, उन सब चीजों का ट्रैक रखा जाएगा, ताकि उसको देखते हुए आप कोई बिजनेस के अंदर टॉप लेवल के अंदर आप डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना पैसा यूटिलाइज कर रहा है, किसको और कितने की जरूरत पड़ेगी, उसको देखते हुए अपन अगर उनको स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेना है तो अपन ले सकते हैं। फाइनेंस अकाउंटिंग मॉड्यूल में ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो भी क्रिएट किया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर मतलब आपकी कंपनी के बारे में आप बता सकते हो, कौन कौन मेंबर्स है मेरी कंपनी में। देन कंपनी का कोड, मेरी कंपनी का कोड क्या होगा, 01, 02, 03। बिजनेस एरिया, मैं कौन से एरिया में बिजनेस कर रही हूँ, मैं क्लोथ्स में कर रही हूँ, मैं फुटवेयर में कर रही हूँ। फंक्शनल एरिया, मेरे कौन से डिपार्टमेंट्स में मैं काम कर रही हूँ। क्रेडिट कंट्रोल, कितना क्या उधारी पे लोगों को सामान दूंगी। ये सारी चीजें आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में डिफाइन कर सकते हैं। तो इनके सबके अंदर के 2-2, 3-3 नाम तो याद करने ही है, ब्रैकेट वाले भी सबको 2-2, 3-3 नाम याद करने हैं। तो सबसे पहला मॉड्यूल अपन ने पढ़ा फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट काम करता है कंपनी का, वही ये मॉड्यूल काम करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल यही होता है। इसके फीचर्स क्या हैं, अकाउंट्स पेबल, लाइक वेंडर मास्टर डेटा क्रिएट करोगे, उनको कब कैसे पेमेंट करना है, उनकी टर्म्स वगैरह, उनके जो एट्रीब्यूट्स होंगे पेमेंट से रिलेटेड वो सब यहाँ डिफाइंड होंगे। अकाउंट्स रिसीवेबल, कस्टमर से रिलेटेड डेटा डिफाइंड होगा यहाँ पे। असेट्स की अकाउंटिंग, टैक्स कॉन्फ़िगरेशन,
जनरल लेजर, जनरल लेजर में कौन सा क्या अकाउंट ग्रुप होगा, कैसे डेटा को ट्रांसफर करोगे, कैसे लेजर बनाओगे। देन यहाँ ट्रैक रखते हो फ्लो ऑफ फाइनेंशियल डेटा, एक जगह से दूसरी जगह जो डेटा फ्लो होता है उसका ट्रैक रखते हो कि कहाँ क्या डेटा जा रहा है, ताकि उसको देखते हुए डिसीजन लिया जा सके। एंड यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी सेटअप किया जा सकता है, कंपनी क्या है, हमारी कोड क्या है, कौन से एरिया में हम काम कर रहे हैं, हमारा फंक्शनल एरिया कौन से होंगे, क्रेडिट कंट्रोल कितना क्या उधारी पे सामान होंगे, ये सारी चीजें फाइनेंशियल मॉड्यूल के अंदर इंक्लूड होती है। एंड ये जो फाइनेंशियल मॉड्यूल होता है, ये जो फाइनेंशियल मॉड्यूल होता है, ये इंटीग्रेट होता है। इंटीग्रेट मतलब किसके साथ कनेक्टेड होता है फाइनेंशियल मॉड्यूल? विद द सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन वाला मॉड्यूल होगा उसके साथ फाइनेंस कनेक्टेड होगा। एंड जो मटेरियल मैनेजमेंट वाला मॉड्यूल होगा, मटेरियल मैनेजमेंट, जो सामान आप मंगवा रहे हो, रॉ मटेरियल, आपका मशीन्स वगैरह, वो सबको जो मैनेज करने के लिए आपने मॉड्यूल बना रखा है, जो भी सामान आप खरीद रहे हो उन सबको मैनेज करने के लिए जो मॉड्यूल बना रखा है, उन सबसे कनेक्टेड होगा आपका फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल। तो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल किससे कनेक्टेड, किससे इंटीग्रेटेड होगा? एक तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से, एक मटेरियल मैनेजमेंट से कनेक्टेड होगा। पहला मॉड्यूल समझ में आ गया, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल। सेकंड मॉड्यूल अपन पढ़ेंगे, अब बस अपन ईआरपी के मॉड्यूल्स ही पढ़ेंगे। सेकंड अपन पढ़ेंगे दैट इज कंट्रोलिंग मॉड्यूल। कोई बता सकता है कंट्रोलिंग मतलब? कभी बीएससी में पढ़ा हो आप लोगों ने, कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट क्या होता है, कंट्रोलिंग फंक्शन क्या होता है? कोई बता सकता है इसका मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग का मतलब? अरे कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग पढ़ते होंगे ना कभी? प्लान परफॉर्मेंस से एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना, फिर उसके डेविएशंस को देखना, उसके रीजंस फाइंड आउट करना। वेरी गुड निकिता। प्लान को एक्चुअल से कंपेयर करना, अपन एनालाइज करते हैं कि जो हमने प्लानिंग की थी और जो एक्चुअल है उनमें क्या गैप आ रहा है, उनको कैसे ठीक कर सकते हैं और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये सारा काम कंट्रोलिंग का होता है। तो कंट्रोलिंग मॉड्यूल, कंट्रोलिंग मॉड्यूल, मॉड्यूल मतलब ईआरपी का ये एक पार्ट है। ये क्या करते हैं, यहाँ पे जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सबके बीच में ये हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन बिठाने में, सबको मॉनिटर करने में, कौन प्रोसेस कैसा काम कर रहा है, एंड ऑप्टिमाइज की सारे प्रोसेस बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकें। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोसेस हो रहे हैं सब में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उनको मॉनिटर करना, कौन कैसा काम कर रहा है, उनके बीच में ऑप्टिमाइजेशन बिठाना कि वो बेस्ट तरीके से यूटिलाइज किया जा सके। ये काम किसका है? कंट्रोलिंग का है। कंट्रोलिंग में जो आपके एक्चुअल फिगर्स हैं, जो आपके एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल डेटा को आप प्लान्ड डेटा से कंपेयर करते हो। किससे कंपेयर करते हो एक्चुअल को? प्लानिंग तो आपने की थी कि आपके एग्जाम में मार्क्स आ जाएंगे 45, एक्चुअल में आपके मार्क्स है 15, तो आप उन दोनों को देखकर एनालाइज करते हो, उन दोनों को देखकर आप समझने की कोशिश करते हो कि मुझे और कैसी स्ट्रेटेजी बनानी कि मेरा ये डेविएशंस को मैं खत्म कर सकूं, ताकि मैं ये जो डेविएशंस आ रहे हैं इनको मैं खत्म कर सकूं। तो कंट्रोलिंग में क्या होता है? कंट्रोलिंग मॉड्यूल हेल्प करता है जितने भी प्रोसेस उन सब में कोऑर्डिनेशन बिठाने में, उनको मॉनिटर करने में, उनको ऑप्टिमाइज करने में। या एक्चुअल डेटा को प्लान डेटा के साथ कंपेयर किया जाता है, उसको देखकर एनालाइज किया जाता है कि क्या है एक्चुअल डेटा और क्या था प्लान डेटा, ताकि उनको देखते हुए अपन ऐसी स्ट्रेटेजी बना सके कि ये जो जितने भी डेविएशन आ रहे हैं इनको अपन खत्म कर सके, कम करने की कोशिश कर सके। कंट्रोलिंग के दो एलिमेंट्स होते हैं, कंट्रोलिंग मॉड्यूल के दो एलिमेंट्स होते हैं। अपन दो चीजों को कंट्रोल करते हैं, दो चीजों पे अपन ध्यान देते हैं कि जैसा हमने सोचा वैसा ही हो रहा है नहीं हो रहा है। एक तो कॉस्ट के बारे में आप सोचते हो हमेशा कि उतनी ही कॉस्ट आ रही है ना जितनी आपने सोची थी, कहीं किसी चीज की कॉस्ट ज्यादा तो नहीं आ रही है। रेवेन्यू, जो पैसा आपको रिसीव हो रहा है वो उतना ही रिसीव हो रहा है ना जितना आपने सोचा था, कहीं उससे कम तो रेवेन्यू अपने जनरेट नहीं हो रहे। तो कंट्रोलिंग के दो एलिमेंट्स होते हैं, कंट्रोलिंग मॉड्यूल के दो चीजों को आप कंपेयर, यहाँ पे दो चीजों को हमेशा मैनेज करने की, मॉनिटर करने की कोशिश करते हो। तो कॉस्ट को और एक रेवेन्यू को हमेशा मॉनिटर, ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हो कि कम से कम कॉस्ट पे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होने चाहिए। अब अपन कुछ फीचर्स पढ़ने जा रहे हैं। कंट्रोलिंग मॉड्यूल के कुछ फीचर्स होते हैं। क्या क्या फीचर्स होते हैं कंट्रोलिंग मॉड्यूल के? फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग मॉड्यूल, फीचर्स क्या होते हैं कंट्रोलिंग मॉड्यूल के? पहला फीचर, कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग मतलब क्या है इसका? कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग, ये जो अकाउंटिंग है ये ओवरव्यू देती है।
ये अकाउंटिंग ओवरव्यू देती है कि बिजनेस के अंदर जितनी भी कॉस्ट लग रही है, जहां जहां भी कॉस्ट लग रही है एंड जितना भी रेवेन्यू आ रहा है, कहीं से भी बिजनेस में पैसा आ रहा है उसका ओवरव्यू देगी कि यहाँ से पैसा आ रहा है और यहाँ आपकी जो कॉस्ट लग रही है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चाहे कोई भी कॉस्ट लग रही हो, कोई भी रेवेन्यू कहीं से जनरेट हो रहा है, उन सबका ओवरव्यू अपन को कॉस्ट अकाउंटिंग एलिमेंट्स देते हैं। कॉस्ट एलिमेंट्स जो होते हैं ये बेसिस होते हैं। कॉस्ट एलिमेंट एक बेस है। बेस है किस चीज के लिए? बेस है कॉस्ट अकाउंटिंग करने के लिए कि कितनी क्या कॉस्ट आ रही है वो अपन को कैलकुलेट करना हो कि कॉस्ट रेवेन्यू से तो ज्यादा नहीं आ रही, उसके लिए अपन को कॉस्ट एलिमेंट को देखना पड़ता है। तो कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग बेसिकली ओवरव्यू देता है कि कहाँ कहाँ कितनी कॉस्ट आई है किसी ऑर्गेनाइजेशन में और कितनी किसकी रेवेन्यू, अपन को कहाँ कहाँ से पैसा रिसीव हुआ है। तो ये बेस है कॉस्ट अकाउंटिंग, अगर अपन को करनी हो तो बेस है। एंड ये यूजर को एबिलिटी देते हैं कि आप हर अकाउंट्स की कॉस्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। इट गिव्स एबिलिटी टू द यूजर। यूजर को एबिलिटी दी जाती है, यूजर को कैपेबिलिटी दी जाती है कि आप डिस्प्ले कर सकते हैं, हर एक कॉस्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं, हर एक अकाउंट्स की कॉस्ट को, मतलब हर एक डिपार्टमेंट की कॉस्ट को आप बता सकते हैं कि यहाँ पे इतनी कॉस्ट पड़ रही है, इस चीज की इतनी कॉस्ट आ रही है, हर एक चीज की दैट हैव बीन असाइन्ड टू द कॉस्ट एलिमेंट। जितने भी अकाउंट्स कॉस्ट एलिमेंट को, अपन अभी पढ़ेंगे अकाउंट्स कौन से होते हैं जो कॉस्ट एलिमेंट को आप असाइन करते हो। तो जितने भी अकाउंट्स आपने कॉस्ट एलिमेंट को असाइन किया उन सब की क्या कॉस्ट आ रही है वो सारी चीजें आप डिस्प्ले कर सकते हैं। यूजर ये एबिलिटी कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग देती है। तो कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? बेसिकली ओवरव्यू दे रही है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ कहाँ कॉस्ट आ रही है, किस किस चीज की कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ रही है, कहाँ कहाँ से पैसा आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, पूरी चीजों के बारे में बताती है। बड़ी चीज है कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग। अगर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग करनी हो तो ये बेस है। ये यूजर को एबिलिटी देता है कि आप डिस्प्ले कर सकते हो हर एक अकाउंट की कॉस्ट को, हर एक अकाउंट जो असाइन किया है आपने कॉस्ट एलिमेंट को, कॉस्ट एलिमेंट के हर एक अकाउंट की कॉस्ट को यूजर बता सकता है कि इस अकाउंट की इतनी कॉस्ट है, इस अकाउंट की इतनी कॉस्ट है। अब ये अकाउंट्स कौन से होते हैं, अकाउंट्स कौन से होते हैं? जैसे अभी तो नाम सुन लो। एक तो अकाउंट होता है जैसे कि कॉस्ट सेंटर्स, एक अकाउंट होता है इंटरनल ऑर्डर्स, एक होता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। इन दोनों को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, कॉस्ट सेंटर्स और इंटरनल ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है। तो हर एक अकाउंट की कितनी कॉस्ट आ रही है वो यूजर यहाँ पे बता सकता है कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग के थ्रू। अकाउंट्स कौन से होते हैं? कॉस्ट सेंटर्स, इंटरनल ऑर्डर्स, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। अब अपन पढ़ते हैं कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं दैट इज कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग। सेकेंड है अपना दैट इज कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग। कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग इज द अकाउंट जो असाइन किया गया कॉस्ट एलिमेंट को। कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग मतलब क्या होता है? कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग एक इंफॉर्मेशन देगा अपन को, जितनी भी बिजनेस के अंदर कॉस्ट लग रही है, बिजनेस के हर एक फंक्शनल एरिया में जो भी कॉस्ट इनकर हो रही है, बिजनेस को जो भी कॉस्ट बेयर करनी पड़ी है हर एक एरिया में, कोई भी एरिया हो, चाहे परचेज करते टाइम आपकी कितनी कॉस्ट आ रही है, चाहे ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए आपको कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है, फैसिलिटीज को मैनेज करने के लिए आपको कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है, लीगल डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए, शिपिंग डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए कितनी कॉस्ट, हर एक कॉस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनल, हर एक कॉस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन को बेयर करनी पड़ रही है वो सारी कॉस्ट किसके अंदर आ जाएंगी? कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग के अंदर आ जाएंगी। तो कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं रिगार्डिंग द कॉस्ट इनकर्ड बाय द फंक्शनल एरियाज। फंक्शनल एरियाज के हर एक फंक्शनल एरिया में जो सारी कॉस्ट लगेंगी वो सब कौन बताएगा? अपन को कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग बता देगा। ठीक है। अब कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग जो है वो हर एक एरिया की कॉस्ट बता रहा है कि यहाँ पे इतनी, यहाँ पे इतनी, यहाँ पे इतनी कॉस्ट है। तो उसके कुछ फायदे मिल सकते हैं जब आपको हर चीज की कॉस्ट पता होगी कि मेरे को मार्केटिंग में इतनी कॉस्ट आ रही है, मेरी एचआर में इतनी कॉस्ट आ रही है, मेरा लीगल डिपार्टमेंट में इतनी कॉस्ट आ रही है, सबकी अगर आपको कॉस्ट पता है तो उसके कुछ फायदे आपको मिल सकते हैं। क्या जो मैनेजर है वो उसकी हेल्प से बजट सेट कर सकता है कि हाँ ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट इतनी कॉस्ट आती है, इसको इतना बजट देना है। एंड कॉस्ट सेंटर टारगेट भी सेट कर सकता है कि इसकी कॉस्ट इससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए, आपको इस तरीके से काम करना है कि इसकी कॉस्ट इससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग, अगर आपको फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करना हो तो आप अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं, आपको कॉस्ट पता है कहाँ कितना रुपए खर्च होने वाला है, किसकी कितनी कॉस्ट आने वाली है, तो आप प्रॉपरली प्लानिंग कर सकते हैं। ये असेसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट टू अदर कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स, असेस भी कर सकते हैं कॉस्ट की, जो कॉस्ट आ रही है वो सही आ रही है या गलत आ रही है। ऐसा तो नहीं है कोई बेफालतू की कॉस्ट आ रही है, कोई बेफालतू कोई काम हो रहा है उसकी कॉस्ट आ रही है, तो जो बिना मतलब का काम के अगर कोई कॉस्ट आ रही है तो उसको भी अपन ठीक कर सकते हैं। तो
कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि जितनी भी कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बेयर करनी पड़ती है हर एक एरिया की, चाहे परचेज, एचआर, फाइनेंस, फैसिलिटी, लीगल, शिपिंग, सबकी कॉस्ट, इसके बेनिफिट्स क्या हो, इसके हेल्प से आप बजट बना सकते हो, टारगेट रख सकते हो कि इसकी इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं आनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हो, असेस कर सकते हो कि कौन सी कॉस्ट तो एक्चुअली लगने वाली है और कौन सी कॉस्ट जो बिना मतलब लग रही है उसको अपन कम कर सकते हैं। ये सारी चीजों को अपन यहाँ पे असेस कर सकते हैं, ठीक है। देन थर्ड फीचर होता है इसका, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग। एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग, एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग मतलब क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या काम हो रहा है। तो यहाँ पे देखा जाता है क्रॉस डिपार्टमेंटल बिजनेस फ्लो देखा जाता है, क्रॉस डिपार्टमेंटल एक्टिविटी देखी जाती है। क्रॉस डिपार्टमेंट का मतलब जो काम है वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट का नहीं है, वो सबका मिलजुल कर है। उस काम को करने के लिए एचआर का भी बंदा चाहिए होगा, उस काम को करने के लिए मार्केटिंग का बंदा भी चाहिए होगा, फाइनेंस का भी चाहिए होगा, सेल्स का भी चाहिए होगा, प्रोडक्शन का भी चाहिए होगा। तो सब लोग मिलजुल कर क्या क्या काम कर रहे हैं किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, सब एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग में बताया जाता है। क्रॉस डिपार्टमेंटल मतलब यहाँ पे प्रोसेस ओरिएंटेड एंड क्रॉस फंक्शनल व्यू ऑफ द क्रॉस सेक्टर्स। प्रोसेस ओरिएंटेड की बात की जाती है। प्रोसेस ओरिएंटेड मतलब एक प्रोसेस को खत्म करने में कितनी कॉस्ट आएगी, एक एक्टिविटी को पूरा करने में आपकी कितनी कॉस्ट आएगी। क्रॉस डिपार्टमेंटल, हर अभी तक अपन ने बात की थी अलग अलग डिपार्टमेंट की बात की थी कि अलग अलग डिपार्टमेंट की कॉस्ट आएगी, पर इस प्रोसेस को खत्म करने की कितनी कॉस्ट आएगी ये यहाँ पे बताया जाता है। मतलब सेल्स का जो प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस खत्म करने में कितनी कॉस्ट आएगी, परचेज का जो प्रोसेस है उसको पूरा खत्म करने में कितनी कॉस्ट आएगी, सेल्स के प्रोसेस में आप ऑर्डर भी लोगे, आप उसको प्रोडक्शन भी करोगे, उसका इन्वेंट्री में भी चेक करोगे, फिर उसका वेयर हाउस में डालोगे, उसकी शिपिंग होगी, फिर उसका लॉजिस्टिक होगा, फिर वो सामान रिसीव होगा। तो इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं एक ही काम को खत्म करने के लिए, तो वो पूरा काम खत्म कब तक होएगा, उसमें कितनी कॉस्ट आएगी, ये सारी बातें की जाती हैं एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग में कि एक एक्टिविटी को खत्म होने के लिए क्रॉस डिपार्टमेंटल कॉस्ट, प्रोसेस ओरिएंटेड कॉस्ट कितनी आएगी, कॉस्ट सेंटर्स की बात की जाती है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे इंटरनल ऑर्डर्स। मैंने बताया था इंटरनल ऑर्डर्स अकाउंट्स जो क्रॉस एलिमेंट को असाइन किए जाते हैं। इंटरनल ऑर्डर्स क्या होता है, इंटरनल ऑर्डर्स का मतलब, इंटरनल ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है। इंटरनल ऑर्डर्स मतलब एक स्पेसिफिक टास्क, एक स्पेसिफिक जॉब, एक स्पेसिफिक टास्क, एक स्पेसिफिक जॉब की कितनी कॉस्ट आएगी उसको इंटरनल ऑर्डर्स बोला जाता है। कोई भी स्पेसिफिक काम करने के लिए कितनी क्या कॉस्ट आएगी उसको अपन इंटरनल ऑर्डर्स कह देते हैं। इंटरनल ऑर्डर्स बहुत डिटेल में उस काम को खत्म करने के लिए डिटेल में जो कॉस्ट आएगी, उस जो भी काम आपको दिया गया है उसको खत्म करने में जो डिटेल में कॉस्ट आएगी, 2-2 रुपए भी कहीं लग रहे हैं तो वो सारी चीजें यहाँ पे कैलकुलेट होंगी, दैट इज नोन एज इंटरनल ऑर्डर्स। ठीक है, उनको देखते हुए बेटर डिसीजन लिया जा सकता है। तो कोई स्पेसिफिक काम को खत्म करने के लिए, कोई स्पेसिफिक टास्क को खत्म करने के लिए जो कॉस्ट आएगी उसको इंटरनल ऑर्डर्स में कैलकुलेट कर दिया जाता है। देन नेक्स्ट है इसके अंदर दैट इज प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग। प्रोडक्ट की जो कॉस्ट आ रही है, प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग ये कैलकुलेट करता है प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर होने में कितनी उसकी कॉस्ट आ रही है, मैन्युफैक्चर उसको बनने में उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है। अगर अपन को ये पता चल जाएगा ये सामान इतने का बना है तो उसकी प्राइस डिसाइड कर सकते हैं कि उसको किस प्राइस पे मार्केट करेंगे, उसको किस प्राइस पे बेचेंगे। अगर सामान 10 रुपए का बन रहा है, 10 रुपए में अपनी सारी चीजें जोड़ ली, उसका रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और सब चीज अगर आपने जोड़ ली कि इतने का अपना कॉस्ट जड़ रहा है तो मैं उसकी इतनी प्राइस रखूंगी, उसको मेरे को बेचना कितने मार्केट में 15 रुपए का बेचना है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट में आपको उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पता चल जाएगी कि वो सामान बनने में कितनी उसकी कॉस्ट आ रही है, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग। देन नेक्स्ट इज के अंदर दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू, कॉस्ट एंड अभी तक अपन सिर्फ कॉस्ट को ही देख रहे हैं, अब रेवेन्यू को भी देखेंगे। तो प्रॉफिट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है वही प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, यहाँ पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, पूरी कंपनी को कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है किसी इंडिविजुअल मार्केट सेगमेंट की वजह से, इंडिविजुअल मार्केट सेगमेंट की वजह से पूरी कंपनी को कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है। एंड लास्ट है इसके अंदर प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग।
प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग का मतलब होता है यहाँ पे इंडिपेंडेंट एरिया, इंडिविजुअल को कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है, इंडिविजुअल को कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है। मतलब यहाँ पे तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात की, यहाँ पे एक एक डिपार्टमेंट की बात करती हूँ कि उस डिपार्टमेंट को उसकी वजह से कितना फायदा और कितना नुकसान हुआ, ये बताया जाएगा प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग में। तो ये सारे कंट्रोलिंग के फीचर्स हैं। पढ़ते हैं अपन वापस से क्या क्या पढ़ा अपन ने कंट्रोलिंग में। कंट्रोलिंग मॉड्यूल, कंट्रोलिंग मॉड्यूल क्या करता है, ये क्या करेगा कंट्रोलिंग मॉड्यूल, जितने भी बिजनेस में प्रोसेस है उनमें कोऑर्डिनेशन बिठाना, उनको मॉनिटर करना, उनको ऑप्टिमाइज करने का काम किसका है, कंट्रोलिंग मॉड्यूल का है। यहाँ एक्चुअल डेटा को प्लान डेटा से कंपेयर किया जाता है, फिर एनालाइज किया जाता है, उसको देखते हुए बिजनेस के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। दो एलिमेंट्स होते हैं कंट्रोलिंग के अंदर, कॉस्ट एंड रेवेन्यू। फीचर्स क्या है, कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग, बिजनेस में पूरे बिजनेस में जो भी कॉस्ट और जहां से भी रेवेन्यू आ रहा है सबका ओवरव्यू देना। मतलब यहाँ पे यूजर हर एक अकाउंट की कॉस्ट को डिस्प्ले कर सकता है, जो भी अकाउंट्स कॉस्ट एलिमेंट्स को आपने अलॉट किए हैं। ठीक है, अकाउंट्स कौन से हैं, लाइक कॉस्ट सेंटर्स, इंटरनल ऑर्डर्स एक्सेट्रा, यूजर हर एक एलिमेंट की कॉस्ट को बता सकता है। कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, हर डिपार्टमेंट की कितनी कॉस्ट आ रही है, हर फंक्शनल एरिया की कितनी कॉस्ट आ रही है, परचेज की, एचआर की, फाइनेंस की, फैसिलिटी की, लीगल की, शिपिंग की। इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके हेल्प से बजट बना सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो, असेस कर सकते हो कि कौन सी कॉस्ट जो है वो फालतू की लग रही है उसको अपन कम कर सकते हैं। एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग, एक्टिविटी खत्म करने में, काम खत्म करने में, प्रोसेस खत्म करने में कॉस्ट, डिपार्टमेंटल कॉस्ट कितनी है, सबकी डिपार्टमेंट की मिला जुला कर कॉस्ट कितनी पड़ी है काम को खत्म करने में, एक प्रोसेस को खत्म करने में, दैट इज नोन एज एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग। देन नेक्स्ट होता है इसके अंदर, नेक्स्ट है इसके अंदर दैट इज इंटरनल ऑर्डर्स। इंटरनल ऑर्डर्स मतलब एक स्पेसिफिक काम करने में आपकी जो कॉस्ट पड़ी, जो बहुत डिटेल में बताई जाती है, दैट इज नोन एज इंटरनल ऑर्डर्स। प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग की, उस सामान को मैन्युफैक्चर करने में कितनी कॉस्ट है, जब आपको मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट पता होगी तो उसकी प्राइस आप डिसाइड कर सकते हो मार्केट में उसको किस प्राइस पे सामान को बेचना है अपन को। देन प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है हर एक डिपार्टमेंट की वजह से, ये बताया जाएगा। प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, हर एक डिपार्टमेंट को कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कितना क्या प्रॉफिट कितना क्या लॉस हो रहा है, ये अपन निकाल सकते हैं प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग से। तो अपन ने दो मॉड्यूल्स पढ़ लिए ईआरपी के, एक तो अकाउंटिंग फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल, एक अपन ने पढ़ लिया कंट्रोलिंग मॉड्यूल। ठीक है, नेक्स्ट मॉड्यूल अपन पढ़ेंगे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल। आसान है, बहुत इजी है, लास्ट मॉड्यूल यही पढ़ेंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल अपन पढ़ेंगे दैट इज सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल। नाम से समझ में आता होगा, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो सेलिंग वाला काम हो रहा है वो सारा यहाँ पे काम होगा। तो यहाँ पे सारे स्टेप्स होंगे सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन में, इंक्वायरी टू ऑर्डर देन एंडिंग विद डिलीवरी। इंक्वायरी टू ऑर्डर, पहले लोग इंक्वायरी करते हैं कितने रुपए का सामान है, किस क्वालिटी का है, कितनी लेंथ का, सब कुछ पूछेंगे, फिर उसके बाद उसका ऑर्डर प्लेस करते हैं और फिर वो सामान आपको डिलीवर हो जाता है। तब तक की जो भी स्टेजेस होंगे वो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले मॉड्यूल के अंदर आ जाएंगे। अब सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल जो होता है उसके कुछ फीचर्स होते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। पहला है, इसमें भी अपन ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर सेटअप करते हैं, इसमें भी अपन ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर सेटअप करते हैं। क्या क्या है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, मतलब क्रिएशन ऑफ न्यू कंपनी, अगर आपकी कोई नई कंपनी है तो उसको आप क्रिएट करोगे सेल्स करने के लिए, सबसे पहले आप नई कंपनी सेटअप करोगे, फिर कंपनी का कोड डिफाइन करोगे कि हमारी कंपनी का ये कोड है 010203, फिर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स क्या क्या हम सामान बेचेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हम कौन से काम में लेंगे, हम खुद जाकर डिलीवर करेंगे या कुरियर सर्विसेज काम में लेंगे, या फिर हम किस तरीके से सामान डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवीजन, हमारे कौन से डिवीजन पे हम काम कर रहे हैं, कपड़े पे काम कर रहे हैं, कपड़ा और फुटवेयर पे काम कर रहे हैं, क्या क्या हमारे बिजनेसेस हैं, ये सब बताओगे। प्लांट्स, आप अपनी मशीन के बारे में बताओगे। यहाँ पे सेल्स एरिया, आप कौन से एरिया में सेल्स करते हैं, राजस्थान में करते हैं, इंडिया में करते हैं, या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड आप सेल्स करते हैं। सेल्स ऑफिस कहाँ कहाँ होंगे, सेल्स के लिए जो ऑफिस है हम कहाँ कहाँ होंगे। स्टोरेज लोकेशन, सामान कहाँ स्टोर होगा, जो बेच रहे हो वो सामान कहाँ स्टोर होगा, ये सारी चीजें आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे भी सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताते हैं, इनमें से 5-6 नाम याद करने हैं। तो उसमें अपन नई कंपनी को क्रिएट करेंगे, कंपनी का कोड बताएंगे, फिर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कौन से होंगे, डिवीजन, उसका प्लांट्स, उसका सेल्स एरिया, सेल्स का ऑफिस को मेंटेन करना, स्टोरेज लोकेशन, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंटेन करोगे। नेक्स्ट है इसके अंदर दैट इज असाइनिंग
ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स, असाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स को असाइन करना मतलब इंडिविजुअल एक्टिविटी जो ऊपर अपन ने यहाँ सारी डिफाइन की हैं, मतलब सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, लाइक कंपनी के कोड को कंपनी के साथ असाइन करना कि ये कंपनी का ये कोड है, ये कंपनी का ये कोड है, असाइन करना कि ये कंपनी का ये कोड होगा। सेल्स को कंपनी के साथ, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी के कोड के साथ डिफाइन करना कि अगर ये वाली कोड की कंपनी है, लाइक 001 कंपनी ए का कोड है और कंपनी ए जो है वो सेल्स, सपोज कंपनी ए क्लोथ्स का काम करती है, तो अपन ने 001 के साथ क्लोथ्स को जोड़ा और 001 के साथ ए को जोड़ा अपन ने। एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स टू सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, क्लोथ्स को बेचने के लिए अपन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स काम में ले रहे हैं, लाइक मैं ट्रांसपोर्टेशन वैसे काम में ले रही हूँ, लाइक मैं कोई कुरियर सर्विसेज काम में ले रही हूँ, मैं किस तरीके का सामान डिलीवर कर रही हूँ, पर्सनली जाकर उसको सामान को डिलीवर करके आ रही हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कौन से काम में ले रहे हो, तो कंपनी के कोड को कंपनी के साथ लिंक अप करो, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी के कोड के साथ लिंक अप करो और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप लिंक अप कर लो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे असाइन की जाएंगी, एक दूसरे के साथ सब चीजों को कनेक्ट किया जाएगा। देन थर्ड है इसके अंदर, दैट इज डिफाइनिंग प्राइसिंग कंपोनेंट्स, डिफाइनिंग प्राइसिंग कंपोनेंट्स, किसकी कितनी क्या प्राइस होगी। तो यहाँ पे आप बताओगे कंडीशन टाइप कि अगर आपने इस टाइम पे हमें पैसा दिया तो आपको इतनी प्राइस लगेगी, इस टाइम पे पैसा देते तो इतनी प्राइस लगेगी, सो ऑन। देन कंडीशन टेबल्स, ये सब बताओगे। प्राइसिंग के बारे में सारी बातें यहाँ पे डिफाइन करोगे। सेटिंग अप सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप्स, बिलिंग टाइप, उसका कैसा बिल होगा, जो हम सामान बेच रहे हैं उसका क्या बिल होगा, उसमें कौन सा टैक्स आप लगाओगे, जीएसटी लगाओगे कि क्या क्या लगाओगे। सेटिंग अप कस्टमर मास्टर डेटा रिकॉर्ड्स एंड कॉन्फ़िगरेशन, फिर कौन कौन हमारे कस्टमर्स हैं उनका मास्टर डेटा आप स्टोर करोगे एंड उनका कॉन्फ़िगरेशन की कस्टमर खुद से कोई एंट्री इस चीज में नहीं कर सकता, खुद से कोई प्राइस को चेंज नहीं कर सकता, उसका कॉन्फ़िगरेशन भी करोगे कि सॉफ्टवेयर सेटअप होते ही जो इनिशियली पैरामीटर्स को सेट करते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे करोगे। तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल्स के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर सबसे पहले सेटअप करोगे। तो आप नई कंपनी बनाओगे, कंपनी का कोड, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिविजन्स, प्लांट, सेल्स एरिया, सेल्स ऑफिस, ये सब के बारे में बताओगे। फिर सबको एक दूसरे से कनेक्ट करोगे, कंपनी के कोड को कंपनी से, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी के कोड से, डिस्ट्रीब्यूशन को सेल्स ऑर्गेनाइजेशन से। फिर प्राइसिंग कंपोनेंट्स की कौन सी कंडीशन, आपको कितना प्राइस देना पड़ेगा, उसकी क्या टेबल्स हैं, ये सब चीजें मेंटेन करोगे। बिलिंग कि बिल कैसा क्या बिल बनेगा हमारा, क्या क्या उसमें पर्टिकुलर्स होंगे, आप कितना क्या टैक्स पे करोगे। कस्टमर मास्टर डेटा बनाओगे, उसके कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करोगे, कस्टमर खुद से कोई प्राइस चेंज नहीं कर सकता, खुद से ये चेंज नहीं कर सकता। तो ये तो अपन ने पढ़ा सेल्स के बारे में, ठीक है, ये फीचर्स है। देन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस के ही प्रोसेस है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का आपको प्रोसेस दिया हुआ है। प्रोसेस ऑफ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ये प्रोसेस है तो सीक्वेंस में याद होगा कि किस तरीके से सामान बेचा जाता है। प्रोसेस है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, इसका डायग्राम भी आप लोगों को करना है, आपके नोट्स में बना हुआ है, डायग्राम करना है। डायग्राम भी क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले प्री सेल्स एक्टिविटी होती है, सबसे पहले प्री सेल्स एक्टिविटी, बेचने से पहले का कोई काम होता है। बेचने से पहले भाई क्या काम होता है, बेचने से पहले कंपनी आइडेंटिफाई करती है कौन कौन प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं, कौन कौन कस्टमर्स हैं जो हमसे सामान खरीद सकते हैं, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर उन कस्टमर्स का डेटा को इकट्ठा किया जाता है कि हाँ ये लोग हैं जो हमसे हमारा ये सामान खरीद सकते हैं। फिर उनके साथ आप कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो कि कैसे भी उनसे कांटेक्ट हो जाए। फिर उनके साथ अपन अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं, अपना सामान बेचने के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं उनके साथ, उनको डेमो दिखाते हैं, हमारा सामान इस तरीके से चलेगा, उनके साथ डिस्कशन करते हैं, जिस भी तरीके से वो बातें करते हैं, जो भी उनको पूछना है वो सब पूछते हैं। फिर हम हमारा कोटेशन उनको सबमिट कर देते हैं कि हम आपको ये सामान इतने का बेचेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई एसी का डीलर है, उसको एसी बेचने हैं, तो सबसे पहले उसने देखा कि कौन कौन कस्टमर्स हैं जो मेरे से एसी खरीदेंगे, मतलब उसको लार्ज क्वांटिटी में एसी बेचने हैं, तो वो ढूंढेगा जो होटल्स वगैरह होते हैं जो एक साथ उससे 30-40 एसी एक साथ खरीद लेंगे। उनका डेटा इकट्ठा किया कि हाँ होटल ए और होटल बी होटल सी मेरे से एसी खरीद सकते हैं, उनको इतना अमाउंट ऑफ एसी की जरूरत पड़ेगी। उनके साथ कांटेक्ट किया, उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स किया, उनको डेमो दिखाया, हमारा एसी ऐसा चलेगा, इतनी इलेक्ट्रिसिटी बचाएगा, ये सारी कूलिंग करेगा, सब कुछ दिखाया।
फिर उनको कोटेशन फिक्स कर दिया कि हम हमारे एक एसी को 25,000 में एक एसी को हम सेल आउट करेंगे। ये सारी बातें आपने प्री सेल्स एक्टिविटी, बेचने से पहले ही आपने ये सारा काम कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सेलिंग में, प्री सेल्स एक्टिविटी के उसके बाद आपको सेल्स का ऑर्डर मिल जाता है। उसके बाद जो कंपनीज हैं जिनको पसंद आया सामान, वो सेल्स के लिए आपको ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ऑर्डर में वो बताएंगी, जो ऑर्डर है वो हमारी बुक में लिख देंगे। जब वो कंफर्म कर देंगे कि हाँ हम आपसे ये सामान खरीदने चाहते हैं, परचेज ऑर्डर वो कंफर्म कर देंगी कि हाँ कंफर्म है हमें ये सामान आपसे खरीदना है, तभी अपन सेल्स बुक में अपना इनकी एंट्री कर देंगे। यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स लिखोगे आप, यहाँ पे स्टॉक आइटम डिटेल्स, वो क्या खरीदना चाहते हैं, वो एसी खरीदना चाहते हैं, टीवी खरीदना चाहते हैं, फ्रिज खरीदना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी में वो एसी खरीदना चाहते हैं, उस पर की रेट कितनी लगेगी, ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी, किस दिन तक हमें उनको सामान पहुंचाना है, कहाँ पे पहुंचाना है, जयपुर पहुंचाना है, दिल्ली पहुंचाना है, उनके कौन से गोदाम में पहुंचाना है, ये सारी चीजें आप अपने सेल्स ऑर्डर में लिख लोगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज इन्वेंट्री सोर्सिंग। इन्वेंट्री सोर्सिंग मतलब आप इन्वेंट्री में उसको तैयार करके रख लेंगे कि डिलीवर होने से पहले सामान रेडी होना चाहिए, प्रिपेयर्ड होना चाहिए सामान हर चीज के लिए। फिर मटेरियल डिलीवरी मतलब सामान उसको पहुंचा दोगे। जब सामान जो भी अपना ऑर्डर था उसके अकॉर्डिंग आपने उसको सामान जल्दी से जल्दी पहुंचाने की कोशिश कर दोगे और अपने स्टॉक में उतना माइनस कर दोगे। सामान पहुंचा दिया तो मेरा उतना स्टॉक कम हो गया, माइनस कर दिया। फिर बिलिंग, जो सामान आपने उसको दिया उसके अकॉर्डिंग आप बिल जनरेट कर दोगे कि अगर आपने 25 एसी दिया और हर एसी 25,000 का है, उस पे 10% का जीएसटी लगेगा, सो ऑन सब कुछ आप बिल जनरेट कर उसको भेज दोगे। फिर रिसीट फॉर द कस्टमर अपन को पैसा भेज देगा बिल के अकॉर्डिंग और अपन अकाउंट्स रिसीवेबल उसकी एंट्री कर देंगे। तो ये आपके सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस है, सीक्वेंस में याद होगा। पहला है प्री सेल्स एक्टिविटी, बेचने से पहले का काम, फिर ऑर्डर मिलेगा, फिर इन्वेंट्री में उसको तैयार कर देंगे, फिर मटेरियल को पहुंचा देंगे, स्टॉक में से माइनस कर देंगे, फिर उसका बिल जनरेट कर कस्टमर को दे देंगे, कस्टमर उसके बदले अपन को पैसा दे देगा। इसका डायग्राम भी आप लोगों को करना है, ठीक है।